उत्तर पूर्व हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा देश नेपाल। कला, धर्म और प्राकृतिक संपदाओं का धनी एक प्राचीन राष्ट्र। एक तरफ चीन अधिकृत तिब्बत की सीमाओं को छूता हुआ और दूसरी तरफ भारत जैसे विशाल साम्राज्य से सटा हुआ नेपाल। नेपाल में प्रवेश करने के लिए केवल दो ही मार्ग उपलब्ध हैं, एक हवाई मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। पहाड़ी राज्य होने के कारण नेपाल में हवाई सेवा का जाल बिछा हुआ है। यहाँ कई जगह गाड़ी नहीं पहुँच सकती, मगर हवाई जहाज से आ जा सकती है। आइए 8 मई 2012 5 सदस्यों के संग हम हवाई मार्ग से नेपाल चलेंगे। दिल्ली से नेपाल की उड़ान आप मात्र 60 मिनट में पूरी कर लेती हैं। बाईं ओर इस उड़ान से आप पर्वतों और हिमश्रृंखलाओं का दृश्य जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। विश्व के एकमात्र संवैधानिक नेपाल की सांस्कृतिक विरासत और विभिन्नता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 70 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और करीब 60 जातियां और संगठन इस देश में मौजूद हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये राष्ट्र कभी परतंत्र ही नहीं हुआ। भारत ने ब्रिटिश कंपनी के शासन काल में अनेक बार नेपाल पर आक्रमण किया, किंतु आत्मबलिदानी गोरखों ने अपनी पराक्रम से नेपाल की अस्मिता को बचाए रखा। यहाँ कई देशों के राजाओं ने शासन किया, मगर राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र में विलीन नहीं होने दिया। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में ऊंची पहाड़ियां, विश्व प्रसिद्ध हिम श्रृंखलाएं, झरने और प्राकृतिक रहस्यों से भरे अनेक स्थल हैं, जिनके अवलोकन के लिए लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष नेपाल आते हैं। सामान्य धर्म और संस्कृति भारतीय अतिथियों को अपने फन का आभास कराती है। यहाँ ऊंचे हिमालय के पहाड़ों का चांदी जैसा सफेद रूप और सदाबहार जंगल आपका मन मोह लेंगे। पहाड़ों से निकलकर कलकल करती बलखाती नदियां बहुत ही मनमोहक लगती हैं। इसी कारण नेपाल को जल स्रोत का धनी राष्ट्र भी कहा गया है। आइए हम चले नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान श्री पशुपतिनाथ का मंदिर एक विशाल प्रांगण के मध्य में खड़ा है। पगोड़ा शैली में बना ये विशाल मंदिर 2 मंजिला है। मंदिर के सबसे ऊपर स्वर्ण का कलश जैसा शिखर है और साथ ही डमरू सहित त्रिशूल भी है। पाएंगे शंभू का दर्शन पाएंगे। श्री पशुपतिनाथ का मंदिर करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है, जहाँ मंदिर के चारों दिशाओं में श्री पशुपतिनाथ के 4 दरवाजे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भव्य नंदी द्वार की ओर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण सन 400 ईस्वी में हुआ था। पुराने मंदिर को दीमक द्वारा नष्ट होने हेतु इस मंदिर का भव्य निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा भूपेंद्र मल्ल द्वारा किया गया है। 350 वर्षों से सन 2010 ईस्वी तक इस मंदिर में पूजा याचना 4 दक्षिण भारत के भट्ट ब्राह्मण करते थे। नेपाल में लौकिक गणराज्य की स्थापना के बाद ये परंपरा समाप्त हो गई और आज इस मंदिर की पूजा का दायित्व नेपाली पुजारियों के हाथों है। श्री पशुपतिनाथ की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय यहाँ भगवान शंकर तथा माता पार्वती मृत्यु लोक की यात्रा करते हुए बागमती के तटवर्ती मनमोहक वन में पहुँचे। इस क्षेत्र की अपार सौंदर्य, फल फूल से भरे वन, कलकल करती बागमती से प्रसन्न और मुग्ध होकर शिव और शक्ति मृग रूप धारण कर वन में विहार करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र
आदि देवता गण कैलाश में भोलेनाथ को ना पाकर ढूंढते हुए यहाँ आ पहुँचे। इस रमणीय क्षेत्र में रग रूप से विचरण करते शिव शक्ति को पहचान कर सभी देवता गण उनसे कैलाश लौटने का अनुरोध करने लगे। भोले शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को इसी रमणीय स्थल में रहकर लोक कल्याण करने का निश्चय सुनाया। यहाँ पशु रूप से विचरण करने से भगवान शंकर का नाम पशुपतिनाथ पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, जो लोग यहाँ मेरे पशुपति लिंग का दर्शन करेंगे उनका जन्म कभी पशु योनि में नहीं होगा। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग में भगवान यहीं निवास करने लगे। नेपाल भ्रमण के लिए मई या अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इन महीनों में न्यूनतम वर्षा होती है तथा तापमान भी सामान्य होता है। आइए अब चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। जहाँ जितने परिवार हैं उतने ही भगवान के मंदिर हैं। और जितने लोग उतने ही देवी देवताओं की मूर्तियां। अधिकांश मंदिर पकौड़ा शैली के हैं, परंतु कुछ एक मंदिर शिखर शैली में भी आपको बने हुए मिल जाएंगे। मूर्तियां सिर्फ एक आकृति न होकर बहुत सुंदर सजी व साकार लगती हैं। ऐसा लगता है आप किसी मूर्ति के सामने न होकर साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं। चारों तरफ हरियाली, लहलाते हरे भरे खेत, रंगीन सुंदर सुगंधित फूलों से भरे पेड़ पौधे और उत्तर की तरफ आकाश को स्पर्श करता चांदी जैसा मुस्कुराता हिमालय, मानो काठमांडू की धरती पर स्वर्ग उतर आया है। काठमांडू घाटी एक छत्र राज्य होने से पहले 3 राज्यों में बटी हुई थी: भक्तपुर, पट्टन, काठमांडू। काठमांडू से 14 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है भक्तपुर। भारत तिब्बतियन व्यापारिक मार्ग में इस घाटी के अन्य नगरों की तरह भक्तपुर भी 12वीं शताब्दी में राजा आनंदमल द्वारा स्थापित एक प्राचीन नगर है। मिट्टी के बर्तन और कलात्मक बुनाई और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध इस प्राचीन नगर की वास्तुकला आज भी उतनी ही प्राचीन लगती है जितनी आज से 300 साल पहले रही होगी। इस नगर के प्रतिष्ठित भवनों का निर्माण 1428 से 1482 के बीच राजा यक्षमल द्वारा किया गया है। यहाँ नए मकान के निर्माण में भी प्राचीन शैली का अनुसरण करना अनिवार्य किया गया है। दरबार की सुंदरता और दरबार की कलात्मकता विश्व कला का एक अनुपम नमूना है। 1768 में इस क्षेत्र पर पृथ्वी नारायण शाह ने युद्ध कर जीत लिया और इस क्षेत्र को दूसरे दर्जे का व्यापारिक नगर घोषित कर दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भक्तपुर को 1934 में भीषण भूकंप ने लगभग तबाह कर दिया था, जिसे स्थानीय लोगों ने जर्मन एड द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किया है। आज दरबार चौक क्षेत्र को प्राचीन और कलात्मक मंदिर और दरबारों को यूनिसेफ के विश्व संपदा सूची में समावेश किया गया है। यहाँ आप हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन कला को दर्शाती खूबसूरत एवं कलात्मक चित्रकलाएं देख सकते हैं। ये है भक्तपुर प्रांगण में बहुप्रसिद्ध नेशनल आर्ट म्यूजियम। भक्तपुर दरबार चौक के नजदीक ही दक्षिण दिशा में 5 मंजिला पगोड़ा शैली का मंदिर है, जिसे न्यात कोल मंदिर कहते हैं। ये मंदिर अक्सर बंद रहता है। वैसे ये सिद्धि लक्ष्मी का मंदिर है। ये मंदिर इतना विशाल और आकर्षक है कि यहाँ अनेक फिल्मों का छायांकन हुआ है, इसलिए ये मंदिर चिर परिचित सा लगता है।
कला से जाना जाता है। आइए अब हम चले काठमांडू के मध्य में स्थित पट्टन दरबार क्षेत्र। ये नेपाल का एक प्रमुख नगर है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। सन 250 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र के 4 कोनों में 4 स्तूपे स्थापित किए थे। इस क्षेत्र पर राजा शिव मल्ला ने सन 1597 में कब्जा कर काठमांडू घाटी को अल्पकालिक समय के लिए एक कर दिया था। पट्टन दरबार स्क्वायर में स्थापित महलों एवं मंदिरों का निर्माण 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ है। आज पट्टन दरबार इन्हीं प्राचीन महलों एवं मंदिरों में हुई कलात्मक काष्ठ कला एवं मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को यूनिसेफ के विश्व संपदा सूची में समावेश किया गया है। यह क्षेत्र नेपाल भ्रमण में आए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। आमतौर पर यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है। प्रेरित और डरावने मुखौटे यहाँ के बाजार में विशेष तरह से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दरबार स्क्वायर के अंदर बना संग्रहालय धातु से बनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण मंदिर पट्टन दरबार स्क्वायर के अंतर्गत आता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1637 में राजा सिद्धि नरसिंह मल्ला द्वारा किया गया है। इस मंदिर में विष्णु की मूर्ति श्री कृष्ण के रूप में स्थापित है। मंदिर के पहले तल्ले पर महाभारत की और दूसरे पर रामायण की घटनाओं को दर्शाती कलात्मक मूर्तियां हैं। बाहर मुख्य द्वार के सामने एक खंभे पर मंदिर की ओर नमन करती मुद्रा में मनुष्य के रूप में गरुड़ की मूर्ति है। हरिशंकर मंदिर के दक्षिण में 1736 में राजा विष्णु मल्ला द्वारा स्थापित एक घंटा है जो तलेजू घंटे के नाम से जाना जाता है। 17,000 में जगनारायण मंदिर के सामने स्थापित एक खंबे के ऊपर राजा योगेंद्र मल्ला तथा उनकी पत्नी की मूर्ति है। मान्यता है कि राजा और रानी पुण्य जीवित को कभी भी लौट कर आ सकते हैं, इसलिए उनके महल के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। भीमसेन मंदिर के पास जलमग्न है मंगला हट्टी। यहाँ 4 कलात्मक मूर्तियों के मुख से पानी की धारा बहती रहती है। इस क्षेत्र के लोग मानते हैं कि इस जल के सेवन से धन की प्राप्ति होती है। आइए अब चले काठमांडू के बीचों बीच बसे क्षेत्र काठमांडू दरबार स्क्वायर की ओर। दरबार स्क्वायर का व्यापक मतलब है शाही राजभवन का चौक। काठमांडू दरबार स्क्वायर काठमांडू के बीचों बीच में बसा अनेक प्रसिद्ध मंदिरों, मूर्तियों तथा कलात्मक वस्तुओं से भरा एक खुला संग्रहालय है। वैसे तो हिंदू और बौद्ध धर्म को दर्शाते काठमांडू में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जिनमें से प्रमुख है हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर। इस शाही राजभवन के मुख्य दरवाजे के सामने हनुमान जी की मूर्ति है। दरवाजे की चौखट के सामने एक शेर पर सवार शिव और दूसरे पर पार्वती की मूर्ति है। चौखट के ऊपर बीच में तांत्रिक व्याख्या करती कृष्णा के उग्र रूप में और बाईं तरफ कृष्णा के सौम्य रूप में मूर्ति तथा दाहिनी ओर राजा प्रताप मल्ला और उनकी पत्नी की मूर्ति स्थापित है। हनुमान ढोका शाही महल के अंदर घुसते ही बाईं ओर 1673 में स्थापित भगवान नरसिम्हा की मूर्ति है। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक दरबार 12वीं शताब्दी से लेकर सन 1886 तक मल्ला और शाह राजवंश का शाही निवास स्थान रह चुका है। सामने 9 मंजिला बसंतपुर टावर है।
यहाँ से मुद्रा संग्रहालय, त्रिभुवन संग्रहालय, गद्दी बैठक और इसकी बालकनी से काठमांडू के बाजारों का अवलोकन कर सकते हैं। बारहवीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच बने इस दरबार स्क्वायर की खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर बने एक दीवार पर पत्थर पर 15 विभिन्न भाषाएं लिखी हुई हैं। स्थानीय दंतकथा है कि इन सभी भाषाओं का अध्ययन कर जिस दिन कोई अनुवाद कर देगा, उस दिन इन पत्थरों में से दूध की धारा बहने लगेगी। हनुमान ढोका शाही महल के बाहर काल भैरव की मूर्ति है, जो शिव भगवान के 6 हाथों वाली नकारात्मक मुद्रा को दर्शाती है। ये है शिव पार्वती के मंदिर में बनी चमकीले रंगों से चित्रित खिड़की से झांकती शिव और पार्वती की चित्रकला। इसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान साक्षात इस मंदिर में साकार हों और इस मंदिर में निवास कर रहे हैं। सामने है 3 तल्ले का पकौड़ा शैली में एक ही पेड़ की लकड़ी से बना ऐतिहासिक भवन, जिसे कस्था मंडप कहते हैं। और कहते हैं कि इस भवन के नाम पर इस क्षेत्र का नाम काठमांडू पड़ा। इस भवन का 16वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मी नरसिंहमल ने निर्माण किया था। इस भवन में गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है। प्रसिद्ध मंदिरों, कलात्मक मूर्तियों तथा महलों के अलावा दरबार स्क्वायर अपनी तरह तरह के त्योहारों, सामाजिक कार्यक्रमों और प्राकृतिक संपदाओं के लिए भी जाना जाता है। हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर के पीछे कुमारी मंदिर है। इस मंदिर को कुमारी घर भी कहते हैं। यहाँ खूबसूरत तरणय के पूर्व कुंवारी कन्या का चुनाव कर माँ दुर्गे या तेलेजू के अवतार स्वरूप कन्या को पूजा जाता है। काठ की उत्कृष्ट कलात्मक खिड़की और बालकनी युक्त इस मंदिर का निर्माण काठमांडू के अंतिम मल राजा जयप्रकाश मल ने किया था। काठमांडू दरबार स्क्वायर में स्थापित सन 1789 में बना ये है बसंतपुर। वैसे तो काठमांडू का पुराना नाम बसंतपुर था और कहते हैं यहाँ से ही नेपाल का पर्यटन उद्योग आरंभ हुआ। इस धुन से तो आप भली भांति परिचित हैं। हाँ, ये देवानंद की मशहूर 1970s में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की धुन है। ये जगह 1960 और 70 के बीच में विदेश से आए हिप्पियों से भरी रहती थी। यहाँ एक गली है जिसका नाम फ्रीक स्ट्रीट है। उन दिनों ये स्ट्रीट हिप्पियों का निवास स्थान हुआ करती थी और यहाँ गांजा, हशीश और अन्य नशीले पदार्थ बिना रोक टोक उपलब्ध थे। आज इस स्ट्रीट में सस्ते होटल और अनेक विदेशी व्यंजनों को उपलब्ध कराते रेस्टोरेंट हैं। इसीलिए आज भी ये स्ट्रीट विदेशी पर्यटकों से भरी पड़ी रहती है। काठमांडू दरबार स्क्वायर में बसंतपुर चौक के नजदीक है पगोड़ा शैली का 1692 में भक्तापुर के राजा भूपेंद्र मल्लाह की मां के हाथों स्थापित एक मंदिर, जिसे माधु देवल मंदिर कहते हैं। ये मंदिर अक्सर बंद रहता है। वैसे ये शिव मंदिर है और इसमें शिवलिंगम स्थापित है। 1960 और 1970 के बीच में इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हिप्पी नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। यहाँ हिप्पियों के उन दृश्यों से प्रेरित हो देवानंद की मशहूर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का छायांकन हुआ था। इसीलिए ये मंदिर चिर परिचित सा लगता है। आइए हवाई मार्ग से अब हम ऐसे नगर चलें जहाँ ना पहुँचने पर पर्यटकों की नेपाल यात्रा अधूरी रहती है। काठमांडू के पश्चिम 200 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का सबसे सुंदर और दूसरा बड़ा नगर है पोखरा। पोखरा काठमांडू के अलावा दूसरा शहर है
जिसका सर्वाधिक आकर्षण पर्यटकों को रहता है। पोखरा एयरपोर्ट पहुंचकर हमें ज्ञात हुआ राजनीतिक कारणों से नेपाल बंद है। हमें अपने होटल फिश टेल लॉज पैदल ही जाना पड़ा। ये लॉज एक टापू पर स्थापित है। इस लॉज की संपत्ति अत्यंत विस्मयकारी है। ये अपने में ही एक पर्यटकीय स्थल है। उत्तर में अन्नपूर्णा हिम श्रृंखला, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, अनेकों सुंदर फूलों से लदे पेड़ पौधे तथा समुद्र सतह से 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पोखरा नगर बहुत ही सुंदर है। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है। हिमालय के अन्नपूर्णा हिम श्रृंखला का दर्शन भी पोखरा से ही होता है। विशाल हिमालय के संग बादलों का संगम देखते ही बनता है। पल पल बदलते बादलों का रंग यात्रियों को बांध लेते हैं। हवाई जहाज से अन्नपूर्णा दर्शन कर यात्री अपने आप को धन्य महसूस करता है। भव्य अन्नपूर्णा के दर्शन पोखरा के सारनकोट से भी संभव है। पोखरा घाटी के दक्षिण में मीठे पानी का ताल है, जिसे पेवा ताल कहते हैं। ये ताल 550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 80 फुट गहरा है। इस ताल के पानी में माछा पोछने धौलगिरी अन्नपूर्णा पर्वतों की चोटियों की परछाई बहुत ही रमणीय लगती है। पेवा ताल में नौका विहार करना पोखरा का मुख्य आकर्षण है। नौका से आप इस ताल के बीच एक टापू जा सकते हैं, जहाँ है बरही मंदिर। इस मंदिर में मां काली या चामुंडा देवी, जिन्हें स्थानीय लोग बरही के नाम से संबोधित करते हैं, की मूर्ति स्थापित है। पौराणिक कथा है कि मां चामुंडा देवी ने असुर रक्ताबीज के साथ शुंभ और निशुंभ का वध किया था। इसलिए माता को खुश करने हेतु यहाँ पर शनिवार को भक्तों द्वारा नर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। देवी फॉल यहाँ का एक पर्यटकीय स्थल है। ये पोखरा हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर है। देवी फॉल के प्रांगण में एक मनोकामना कुंड है। मान्यता है कि अगर सिक्का गणेश के चबूतरे पर गिरा तो मांगी हुई मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ पर एक पानी का झरना है जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो जाता है। दरअसल यहाँ पर जल इतनी तेजी से पाताल में जाता है, उसकी आवाज तो सुनाई देती है पर जल दिखाई नहीं देता। पानी का शोर इतना जबरदस्त है कि कुछ सुनाई नहीं देता। उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव की गुफा है। यहाँ पर करीब 300 फीट नीचे जाने पर विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। नगरकोट नेपाल का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। ये स्थान काठमांडू के पूरब में 32 किलोमीटर दूर समुद्र सतह से 7000 फीट की ऊंचाई पर है। नगरकोट सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के लिए अति प्रसिद्ध है। इस स्थान से आप काठमांडू घाटी और ऊंचे हिमालय भूभागों तथा हिम श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। नगरकोट से माउंट एवरेस्ट का दृश्य अति मनोरम है। वैसे माउंट एवरेस्ट का दृश्य आप काठमांडू से हिमालय की ऊपर की उड़ान लेकर भी कर सकते हैं।
ये उड़ान नेपाल का महत्वपूर्ण आकर्षण है। विमान से आप 45 मिनट में एवरेस्ट या धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि की यात्रा कर सकते हैं। हिम पर्वतों और श्रृंखलाओं से होती हुई ये रोमांचक उड़ान आप जीवन भर नहीं भूल सकेंगे।